सिएरा कैमेरो एडिंगटन से लगभग 1 मिनट अधिक समय तक टिकी रही, लेकिन फिर भी वह जिन को घायल या थका नहीं सकी। उसके बाद डेविड मैकची थे, लेकिन उनके खिलाफ जिन का मुकाबला उनके पिछले 2 मुकाबलों की तरह ही खत्म हुआ। हालांकि डेविड सिएरा से कुछ ज्यादा ही दृढ़ थे और जिन को पहले से ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, जिसकी वजह से उनके प्रतिद्वंद्वी की पसली टूट गई। शॉय मेडिकल टीम द्वारा एक साधारण फ्रैक्चर का आसानी से इलाज किया जा सकता है। जब तक चोटें घातक नहीं होती, जैसे कि कटे हुए अंग या क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण अंग, मेडिकल टीम पीड़ित को तुरंत पूरी तरह से ठीक कर सकती है। उफ, ये ज्ञानवर्धक था युवा गुरु। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। उफ। जब जिन ने देखा कि डेविड बेहोश होकर गिर पड़ा है तो वह चौंक गया, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही और उसने अपना अंगूठा ऊपर उठाया। बस, इस पागल कबीले में और कितने ऐसे मांसपेशी दिमाग वाले पागल हैं। भले ही जिन डेविड का वरिष्ठ था, कोई भी समझदार व्यक्ति उस आदमी के प्रति मुस्कुराकर आभार नहीं दिखाएगा जिसने अभी अभी उनकी एक पसली नष्ट की है। इसके अलावा यह कोई जबरदस्ती का बयान नहीं था। डेविड अपने दिल की गहराइयों से वाकई आभारी था। जिन ने अपनी बेचैनी छिपाए और हल्के से सिर हिलाया। खैर, अगर सोचूं तो मैं भी अपने गुरु के अधीन जादू सीखने और प्रशिक्षण लेने के दौरान इसी तरह का व्यवहार करता था। मुझे अभी डेविड के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। जिनके गुरु, जो उनसे 2 वर्ष छोटे थे, कोई साधारण शिक्षक नहीं थे। एक बार उन्होंने जिनको बिजली का जादू सिखाने के लिए घंटों तक बिजली से झुलसाया और हवा का जादू सिखाने के लिए उन्हें पूरे दिन हवा में उड़ाए रखा। और वे पूरे समय हंसते रहे। हर बार जब उनके प्रशिक्षण के दौरान ऐसा कुछ होता था तो जिन अपने गुरु को वर्तमान डेविड की तरह चेहरे पर मुस्कान के साथ धन्यवाद देते थे। मजबूत बनने की इच्छा कभी कभी मनुष्यों को मांसपेशियों वाले दिमाग वाले पागलों में बदल सकती है। मैं उस समय सचमुच ठीक से नहीं सोच पा रहा था, है ना? सूश सूश। जिन ने अपनी लकड़ी की तलवार को हल्के से घुमाया और अपने अगले प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा करने लगा। मैं मेसा मिल्कानो, यंग मास्टर हूँ। मुझे तुम्हारा नाम पता है। तुम मिल्कानो परिवार की दूसरी बेटी हो। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने मुझे याद रखा। मुझसे निपटना उतना आसान नहीं होगा जितना कि मेरे पहले अन्य कैडेटों से था। आज मैं आपको निश्चित रूप से हरा दूंगी, यंग मास्टर। मुझे इसकी आशा है। मेसा ने खुद को तैनात किया और युद्ध के लिए तैयार हो गई। फिर उसने बिना कोई मौका दिखाए शांति से जिन का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह गैरोन के शुरुआती वर्ग के कैडेटों में सबसे मजबूत थी। वह उस तरह का व्यवहार नहीं कर रही थी जैसा तब कर रही थी जब वह बेलोप पर निर्दयतापूर्वक हमला कर रही थी। मेसा बेलोप को नीची नजर से देख रही थी और परिणामों पर विचार किए बिना हमला कर रही थी। हालांकि बेलोप की तुलना में जिन एक पूरी तरह से अलग प्रतिद्वंद्वी था, इसलिए उसने द्वंद्वयुद्ध के प्रति अपना रवैया और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया। मेसा मिल्कानो, मुझे याद है कि मेरे पहले जीवन में उसने कैडेट के रूप में स्नातक होने के लिए आवश्यक सभी परीक्षाएं और योग्यताएं उत्तीर्ण की थीं और उसे जल्दी ही मुख्य घर में संरक्षक शूरवीर के रूप में तैनात किया गया था। हालांकि मैंने कभी उससे व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं की, इसलिए मुझे उसके जीवन का विवरण ठीक से याद नहीं है। वह अभिजात वर्ग का आदर्श उदाहरण थी। यद्यपि मेसा को बेलोप की असली ताकत का पता नहीं था, फिर भी वह एक अत्यंत प्रतिभाशाली योद्धा थी। जिनने अब तक मेसा के खिलाफ कुल 7 बार मुकाबला किया था। वह पहले 2 बार हार गया था और बाकी 5 बार जीता था। और हर बार उनके कौशल और ताकत में अंतर और भी बड़ा होता जा रहा था। और मेसा जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ अपने द्वंद्व के माध्यम से जिनको एहसास हुआ कि तलवार के साथ उनका उपहार कितना प्रभावशाली था, एक उपहार जिसे वह ब्लेडेड इल्यूजन अभिशाप के कारण अपने पहले जीवन में कभी भी पूरी तरह से उपयोग और अनुभव नहीं कर पाया था। मुझे मेसा के बाद अभी 6 और प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना है, लेकिन मेसा का सामना करते समय अपनी ताकत और ऊर्जा को रोककर रखना एक बुरा विचार है। मुझे अपने अगले प्रतिद्वंद्वियों के दिमाग में डर पैदा करने के लिए उसे सीधे मुकाबले में हराना होगा। एडिंगटन, सिएरा और डेविड के खिलाफ उनके मुकाबले महज भूख बढ़ाने वाले थे। शुरुआती प्रशिक्षण वर्ग के असली अभिजात वर्ग के खिलाफ द्वंद्वयुद्ध मेसा के साथ शुरू हुआ और 14 वर्षीय जिन के लिए लगातार उन सभी को हराना चुनौतीपूर्ण और कठिन होगा। इसलिए जिन मेसा के खिलाफ द्वंद्वयुद्ध के दौरान अन्य कैडेटों के मन में एक गलत धारणा डालने की योजना बना रहा था कि वे कभी भी जिन के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे। सामने से टक्कर लेते हुए भी पूरे समय शांत और सहज दिखना, ये 2 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें मुझे इस मुकाबले के दौरान ध्यान में रखना होगा। इस बार जिन ने सबसे पहले कदम उठाया, उसके हमलों में सबसे बुनियादी वार शामिल थे। एक भी अनियमित या अजीब हरकत नहीं की गई। मेसा ने आसानी से उसके हमलों को टाला और उनसे बच निकली, लेकिन जैसे जैसे आक्रमण जारी रहा, उसके विचार जटिल और भारी होते गए। युवा मास्टर केवल ऐसे बुनियादी हमलों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? हालांकि वे आपके सामान्य हमले थे, लेकिन हर चाल भारी और तीखी थी। मेसा के हाथ और कलाई उन सभी को रोकने से सुन्न हो रहे थे। हालांकि यही कारण नहीं था कि उसका मन विचलित था। वह पूरी ताकत से कब आगे बढ़ना शुरू करेगा। अभी अभी उसके पास मेरी तलवार उड़ाने का अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह निश्चित रूप से ऐसा जानबूझकर कर रहा है, लेकिन क्यों? मेसा ने जब अपना दिमाग खपाया तो जिन ने अपनी लकड़ी की तलवार को संयमित भाव से घुमाना जारी रखा। यहां तक कि जब मेसा ने उसके बुनियादी हमलों से बचने के लिए अपने शरीर को मोड़ा, तब भी वह बुनियादी बातों पर अड़ा रहा। क्या वह मुझे नीची नजर से देख रहा है? उफ। मेसा ने अपना रुख स्थिर करने के लिए दांत पीसते हुए जमीन पर पैर पटका। ठीक है, मुझे आपका मनोरंजन करने की अनुमति दीजिए, युवा मास्टर। एक बार जब मेसा ने अपनी मुद्रा ठीक कर ली और अपनी लकड़ी की तलवार को कसकर पकड़ लिया, तो उसकी चिंताएं गायब हो गईं। उसने जिनका सामना करने के लिए केवल सबसे बुनियादी हमलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। जल्द ही उनके द्वंद्वयुद्ध से सभी आकर्षक तकनीकें और जटिल चालें पूरी तरह से गायब हो गईं। वे बारी बारी से हमला और बचाव कर रहे थे। यह एक बेहद सरल लड़ाई बन गई थी। पार्श्विक शक्ति का एक सरल युद्ध। मेसा को अपनी शारीरिक शक्ति पर पूरा भरोसा था और उसे गर्व था। वह घमंडी नहीं थी, क्योंकि उसने शॉय कबीले में आने से पहले मिल्कानो महल में आभा हेरफेर की मूल बातें सीखी थी। धमाक धमाका धमाका। प्रशिक्षण मैदान में विस्फोटक ध्वनियां गूंज उठी, क्योंकि दोनों लड़ाकों की लकड़ी की तलवारें एक दूसरे से टकरा रही थी।
क्रूर शक्ति की यह लड़ाई पहले ही 5 मिनट से अधिक समय तक चल चुकी थी। अन्य कैडेट केवल चौड़ी आंखों से द्वंद्व देख सकते थे। हफ हफ, अब किसी की सांस फूल रही थी। यह मेसा के हांफने की आवाज थी। मुझे शारीरिक शक्ति के मामले में पीछे धकेला जा रहा है। यहां तक कि मेसा को भी पता था कि वह इस मुकाबले में जिन से नहीं जीत सकती, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी शारीरिक शक्ति उससे कहीं ज्यादा है, अगर बराबर नहीं है। मेसा ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसे अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा पीछे धकेला जाएगा। वह अभी भी साधारण लोगों और शौय वंश के लोगों जिनके पास धन्य शरीर है के बीच के अंतर से अवगत नहीं थी। हाँ, मेसा अचानक जोर से चिल्लाए और अपनी लकड़ी की तलवार नीचे कर दी। वह अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यही उसकी हार का कारण बन गई। जिन ने मेसा की संपूर्ण शक्ति वाले प्रहार को टाला नहीं और उसे सीधे सामने से झेला। मेसा को उम्मीद थी कि वह उसके हमले से बचने के लिए पीछे हट जाएगा, इसलिए वह अपने हमले के बाद अंतिम वार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने की योजना बना रही थी। लेकिन अगर जिन पर भी सामने से हमला होता तो भी मेसा के पास एक बैकअप प्लान था। वह आखिरी समय में अपनी तलवार छोड़ देती, उसकी तलवार वाली बांह पकड़ लेती, अपने पैरों को ऊपर की ओर घुमाती और सामने से त्रिकोणीय चौक में उसकी गर्दन और कंधों को पकड़ लेती। दूसरे शब्दों में, यह मेसा का तुरुक का पत्ता था। यहां तक कि गैरोन ने भी माना कि उसकी योजना उचित थी। हालांकि स्थिति वैसी नहीं हुई जैसी मेसा ने उम्मीद की थी। दरार वह जिस लकड़ी की तलवार को पूरी ताकत से नीचे की ओर घुमा रही थी, वह टूट गई क्योंकि जिनकी तलवार ऊपर की ओर घुमाते समय उस पर लगी। कैसे? ऐसा नहीं है कि यंग मास्टर जिन ने अभी आभा का इस्तेमाल किया हो। जैसे ही मेसा ने अवचेतन मन से स्वयं से यह प्रश्न पूछा, जिनकी लकड़ी की तलवार पहले ही उसकी गर्दन तक पहुंच चुकी थी और उसकी त्वचा से कुछ मिलीमीटर दूर थी। ओह! जिन ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी सांस को स्थिर किया। यह मेरा नुकसान है, युवा मास्टर। यह एक महान द्वंद्व था, मेसा मिल्कानो। जब उसने शांति से उत्तर दिया तो जिन का माथा पसीने से भीग गया। मेसा ने फिर अपनी नजर अपनी टूटी हुई तलवार पर घुमाई। यह न तो कोई चाल थी और न ही कोई भ्रम। जिन ने आभा का इस्तेमाल भी नहीं किया था, तो फिर सिर्फ उसकी लकड़ी की तलवार ही क्यों टूटी? अरे, जब उसने जिन को एक नई लकड़ी की तलवार लेने के लिए प्रशिक्षण मैदान के एक तरफ जाते देखा, तो मेसा को अंततः इस घटना के पीछे का कारण समझ में आ गया। मैं अब इसका उपयोग नहीं कर सकता। हर दर्शक का मानना था कि जिन और मेसा के बीच द्वंद्व केवल क्रूर शक्ति का था, जिसमें कोई जटिलता या विस्तृत तकनीक नहीं थी। हालांकि इस लड़ाई में एक सच्चाई छिपी हुई थी। जबकि जिन और मेसा एक के बाद एक वार कर रहे थे, लड़के ने हर बार मेसा के ब्लेड के केंद्र पर निशाना साधा था। दूसरी ओर मेसा के हमलों ने जिन की लकड़ी की ब्लेड की पूरी सतह को प्रभावित किया था। मेसा की तलवार तोड़ने का जिन का संकल्प बनाम मेसा का उससे सीधे युद्ध करने का संकल्प। मेसा की लकड़ी की तलवार टूटना किसी भी तरह से संयोग नहीं था। उनका मानना था कि यह क्रूर शक्ति की लड़ाई थी, लेकिन वास्तव में यह सटीकता की लड़ाई थी। उनकी ताकत और सहन शक्ति में कोई बड़ा अंतर नहीं था। हालांकि उनकी हार का कारण उनकी सटीकता और दृढ़ता में अंतर था। क्या यह मानवीय रूप से संभव है? मेसा ने अपने निचले होंठ को काटते हुए खुद से पूछा। कुछ सेकंड बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसा करतब हासिल करना वाकई संभव है। जब तक कोई अपने प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा कुशल हो और युद्ध के विकास की भविष्यवाणी कर सके, तब तक यह हासिल करना आसान होगा। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह यही अभी संभव होगा। प्रसिद्ध शौय कबीले के प्रशिक्षण वर्ग में होने के बावजूद यह अभी भी शुरुआती प्रशिक्षण वर्ग था। किसी को भी इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं होना चाहिए था। तो क्या शौय होने का यही मतलब है? मुझे अपने प्रशिक्षण के लिए खुद को समर्पित करना होगा और अगली बार मैं निश्चित रूप से। मेसा अपनी सीट पर वापस आ गई। भले ही कोई हारने की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन हार का अनुभव हमेशा मुंह में कड़वाहट पैदा करता है। मेसा का दिल हार के दर्द से भरा था, लेकिन जिनसे एक महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए आभार भी था। मेसा के साथ द्वंद्वयुद्ध के बाद जिन ने शेष 6 कैडेटों का सामना किया। हालांकि वह बिना किसी कठिनाई के जीतने में सक्षम था। मेसा की तरह किसी और ने उसका सामना नहीं किया, इसलिए उनमें से कोई भी जिन से युद्ध के प्रवाह पर नियंत्रण नहीं छीन सकता था। जब अंतिम प्रतिद्वंद्वी जिन के सामने गिर गया तो अन्य सभी कैडेटों की सांस फूल गई। उनकी नजर में जिन ने मेसा के बाद सभी चुनौती देने वालों को आसानी से हरा दिया था। हालांकि यह उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। एक के बाद एक 10 अत्यंत प्रतिभाशाली कैडेटों का सामना करने के बाद जिनकी अंतिम लड़ाई के बाद सांस फूलने लगी थी। बहुत बढ़िया, मुझमें अभी भी कुछ ऊर्जा बची हुई है। जिन ने अपनी ऊर्जा को यथासंभव बचाने के लिए मेसा का उदाहरण नहीं बनाया था, क्योंकि उसे डर था कि वह सभी 10 कैडेटों को नहीं हरा पाएगा। भले ही उसने मेसा की तलवार तोड़कर अन्य चुनौती देने वालों के मन में गलत धारणा न डाली होती, फिर भी वह उन सभी को हरा सकता था। बहुत बढ़िया काम, यंग मास्टर। इसके साथ ही आपको अगले साल से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने की अनुमति मिल जाएगी। बधाई हो। हफ हफ, शुक्रिया गैरोन, मैं अगले साल तक आपकी देखभाल में रहूंगा। क्या हमें सुबह का प्रशिक्षण सत्र अब समाप्त कर देना चाहिए? दोपहर के भोजन का समय हो गया है। दोपहर के भोजन तक कितना समय है? अभी 10 मिनट बाकी हैं। कुछ बात है क्या? मैं एक और व्यक्ति का सामना करना चाहता हूँ। जिन की बातें सुनकर गैरोन स्तब्ध रह गया और लड़के की आंखों में देखने लगा। तुम्हारे मन में कौन है? जिन ने धीरे से अपनी नजर कैडेटों की ओर घुमाई। समूह के एक कोने में एक लड़का बैठा था, जिसके चेहरे पर एक खालीपन था और वह अपना सिर खुजला रहा था। बेलोप, बेलोप। एक क्षण में सभी कैडेटों की निगाहें बेलोप की ओर मुड़ गईं। जिन के मुंह से नाम निकलते ही गैरोन की आंखें चौड़ी हो गईं। उद्धरण ... क्या युवा मास्टर ने बेलोप की छिपी प्रतिभा को पहचान लिया है? वह व्यक्ति अचंभित होकर इधर उधर देख रहा था। उसे और अन्य कैडेटों को पता नहीं था कि जिन ने उसे क्यों चुना था। उठो, आओ और मुझसे लड़ो। जिन ने चौंके हुए लड़के की ओर हल्के से लकड़ी की तलवार फेंकी। यह युवा मास्टर, मैं बेलोप। जिन ने अचानक उसका नाम चिल्लाया, जिस पर बेलोप सहज ही खड़ा हो गया। अगर तुम इसी तरह से काम करते रहे तो तुम इस कबीले में जीवित नहीं रह पाओगे। यहाँ आओ, मैं तुम्हारी नींद उड़ा दूंगा।
बेलोप जिन के सामने खड़ा था, अपनी लकड़ी की तलवार के हैंडल को दबा रहा था और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। अपनी आस्तीन से अपना माथा पोंछते हुए उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। गार्जियन कैडेट बनने के बाद से उन्हें उतना ध्यान नहीं मिला था, जिससे उनकी बेचैनी समझ में आती थी। अन्य दर्शक कैडेट्स बेलोप की आत्मा को उसके मुंह से बाहर निकलते हुए देख सकते थे, क्योंकि जिनके साथ घूरना जारी था। हर कोई उन शब्दों को याद करने से खुद को रोक नहीं पाया जो शॉय लड़के ने उस काया से कहे थे। यदि आप इसी तरह व्यवहार करते रहेंगे तो इस कबीले में जीवित नहीं रह पाएंगे। युवा मास्टर ने मुझसे ऐसी बातें क्यों कही? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, या इसलिए कि मैं बहुत डरपोक हूँ? ऐसे सवाल बेलोप के दिमाग में घूम रहे थे। क्या यंग मास्टर जिन बेलोप को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह यंग मास्टर को परेशान करता है? क्या वह बेलोप को चेतावनी दे रहा है कि वह शॉय कबीले में जीवित नहीं रह सकेगा, क्योंकि वह बहुत कमजोर है? युवा मास्टर जिन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक क्रूर है। सभी कैडेट्स इस बात पर सहमत थे। फिर भी जिन की नजरें बेलोप पर टिकी थीं और उसने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बेलोप, ओह हाँ, युवा मास्टर। हंसी हंसी। दर्शकों के बीच कुछ दबी हुई हंसी गूंजी, लेकिन प्रतिक्रिया देने वाले कैडेटों ने तुरंत अपने हाव भाव और व्यवहार को सुधार लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि गैरोन उन्हें दंडित करेगा। हालांकि गैरोन की तो बात ही छोड़िए, जिनने भी उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाली और अपनी नजरें बेलोप पर गड़ाए रखी। मैं पहले ही 10 कैडेटों के खिलाफ मुकाबला करके अपनी काफी सहनशक्ति खो चुका हूँ। हाँ, युवा मास्टर, बमुश्किल होश में आते हुए बेलोप ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। और आप अभी भी सुरक्षित हैं। हाँ, इसके बावजूद इसे। जिन ने अपनी बात जारी रखने से पहले बेलोप की ओर चलना शुरू कर दिया। मैं शायद अभी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। गैरोन को छोड़कर मैं यहाँ किसी के भी खिलाफ आखिरी द्वंद्व में जीत सकता हूँ। बेलोप को समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दें, इसलिए उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। यही कारण है कि मैं अभी आपसे लड़ना चाहता हूँ। युवा मास्टर, मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि आप क्या। उफ। धप। जिन ने तुरंत दोनों के बीच की दूरी कम कर दी। उसकी लकड़ी की तलवार बेलोप के कंधे की ओर उड़ी, लेकिन बेलोप अपने घबराए हुए कदमों के बावजूद किसी तरह आखिरी सेकंड में वार से बचने में कामयाब रहा। इसके बाद हमले लगातार जारी रहे, जैसे कि नदी का बहाव लगातार जारी रहता है। बेलोप ने पीछे हटते हुए तलवार से बचने की कोशिश की। अच्छी चाल है। बहुत बहुत धन्यवाद ओर्ग। जिन ने अचानक प्रशिक्षण मैदान पर रखी रेत की एक मुट्ठी उठाई और बेलोप के चेहरे पर फेंक दी। बेलोप ने अपनी आंखें बंद करने और रगड़ने की इच्छा को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी लकड़ी की तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और मजबूती से खड़ा हो गया। यंग मास्टर, लेकिन जिन ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से बेलोप की ओर बढ़ा, उसकी शर्ट पकड़ी और अपनी पिंडली को उसके प्रतिद्वंद्वी की जांघ पर पटक दिया। जैसे ही टक्कर हुई, बेलोप ने गहरी कराह निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुम्हें यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। जिन बैठे हुए बेलोप के पास गया, जो बड़ी मुश्किल से अपनी चिड़ी हुई आंखें खोलकर शॉय लड़के की ओर देख पा रहा था। मैंने ये भी कहा कि मैं सबसे अधिक संभावना से जीतूंगा। कि मैं सबसे अधिक संभावना से यहाँ किसी के खिलाफ एक आखिरी द्वंद्व में जीतूंगा। इसका मतलब है कि मैं इसके बारे में 100% निश्चित नहीं हूँ। अपना चेहरा साफ करो। बेलोप ने अपने चेहरे और आंखों पर लगी रेत को पोंछने के लिए अपनी शर्ट का इस्तेमाल किया। क्या इसका मतलब यह है कि जिस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आप जीतने को लेकर आश्वस्त नहीं है, वह मैं हूँ? युवा मास्टर, आखिरकार हम एक ही पृष्ठ पर हैं। यह कोई झगड़ा नहीं है, यह एक असली लड़ाई है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम उस अविश्वसनीय भाव को मिटा दो और गंभीरता से मेरा सामना करो। जब तुम जमीन पर थे तो मैं तुम्हें अनगिनत बार मार सकता था, युवा मास्टर, लेकिन मैंने अभी तक अंतिम वार नहीं किया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं दया दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे इरादों को समझने में असमर्थ हो। खड़े हो जाओ, मैं फिर से तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। उनकी आवाज इतनी नीरस थी कि इसे खराब स्वाद वाली शरारत नहीं माना जा सकता था। जिन ने मुड़कर एक बार फिर से उनके बीच की दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। बेलोप ने अपना चेहरा नीचे किया और गहरी सांस ली, फिर खुद को ऊपर उठाया और अपनी लकड़ी की तलवार को चलाया। अब तक जो कैडेट्स ये देख रहे थे, वे सोचने लगे कि क्या जिन सचमुच विक्षिप्त है। बेलोप चाहे कितना भी मूर्ख और काय क्यों न हो, यंग मास्टर बहुत आगे जा रहा था, या ऐसा कुछ पर्यवेक्षकों ने सोचा। कुछ लोगों को तो ये भी उम्मीद थी कि गैरोन हस्तक्षेप करेगा और शुरू होने वाले रक्तपात को रोकेगा। फिर भी प्रशिक्षक किनारे पर खड़ा होकर अपनी आंखों के सामने हो रहे दृश्य को ध्यानपूर्वक देख रहा था। उसकी मध्यस्थता की कमी को देखकर कैडेटों के दिलों में निराशा बढ़ गई और वे निराश हो गए। साथ ही उनकी आंखों में गुस्सा भी झलकने लगा। 7 सितारा शूरवीर जो कबीले का तलवारबाजी प्रशिक्षक भी था, जिन शॉय को रोक नहीं सका, तो फिर ये तुच्छ कैडेट अपने आप क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। फिर भी वे क्रोध को बढ़ने से नहीं रोक पाए। क्रोध और असंतोष की प्रशिक्षण वर्ग का सबसे मजबूत जिन शॉय खुद को वर्ग के सबसे कमजोर बेलोप को धमकाने की अनुमति दे सकता है। शॉय की गरिमा और सम्मान कहाँ चला गया? क्या अपने से कहीं कमजोर कैडेट पर रेत फेंकना भी रनकैंडल्स की शान का हिस्सा था? जब सभी दर्शकों ने दोनों चरमपंथियों को एक दूसरे के सामने देखा तो उनके चेहरे क्रोध और निराशा से भर गए। हालांकि अगले ही पल उनके सारे भाव सदमे और आश्चर्य में बदल गए। खुशी से उछलना। बेलोप की लकड़ी की तलवार आभा से चमक रही थी। ये पीली और मंद थी, लेकिन फिर भी असली आभा थी। इतनी कम आभा के साथ भी तलवारबाज की कटने की शक्ति तेजी से बढ़ जाती और घातक हो जाती। आभा, कक्षा में सबसे कमजोर, हमेशा हारने वाला। वह लड़का अचानक आभा का प्रयोग करने लगा, इसलिए कैडेट चौंक गए और भ्रमित हो गए। इस दर पर इस द्वंद्व युद्ध के दौरान 2 सेनानियों में से एक की मृत्यु हो सकती है। प्रशिक्षक, हमें उन्हें रोकना होगा। यह एक प्रशिक्षण वर्ग है, युद्ध का मैदान नहीं। प्रशिक्षक गार, तलवारबाजी प्रशिक्षक गैरोन एल्टेमिरो। जिन ने गैरोन की ओर मुड़कर पूरी ताकत से चिल्लाया, हाँ युवा मास्टर, आज जो कुछ भी तुम देख रहे हो उसे गुप्त रखना चाहिए और उसे अपने साथ कब्र में ले जाना चाहिए। तुम इस घटना के बारे में किसी और शॉय को नहीं बता सकते। मैं समझता हूँ। इस बीच बेलोप ने अपनी लकड़ी की तलवार पर लगी आभा को बुझा दिया।
हालांकि अब उसके चेहरे पर डर का भाव नहीं था, वह हताश लेकिन गुस्से में दिख रहा था। क्या आप सचमुच यही चाहते हैं, युवा गुरु? तो आप आभा का उपयोग करने में सक्षम हैं। उस स्थिति में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। जिन बनाम बेलोप, वे दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। शिकायत करने वाले सभी कैडेटों ने अपना मुंह बंद कर लिया और अपरिहार्य टकराव को देखते रहे, जबकि उनके गालों पर ठंडा पसीना बह रहा था। बेलोप ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। वह तुरंत मैदान में तेजी से आगे बढ़ा और आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीली चाल के साथ जिन के सामने आ गया। टकरा जाना। जिन ने बेलोप के भारी लकड़ी के वार को रोक दिया। जैसे जैसे उनकी तलवारें उलझती गईं, युद्ध रुक गया और यह शक्ति का युद्ध बन गया। उनकी भुजाओं की नसें फूल गईं, उनकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं और लकड़ी की तलवारें बराबर धक्का देने वाली ताकतों के कारण कांपने लगी। यदि आप मुझसे द्वंद्वयुद्ध करना चाहते थे तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, युवा मास्टर। स्क्रट। जैसे ही बेलोप ने अपनी तलवार पर एक बार फिर आभा डाली, जिनकी लकड़ी की तलवार फिसलने और टूटने लगी। तुम्हें दूसरों से द्वंद्व करने से पहले मुझे चुनौती देनी चाहिए थी। स्नैप। दबाव के कारण जिनकी तलवार टूट गई। बेलोप और अन्य कैडेट्स के लिए समय तुरंत धीमा हो गया, उस क्षण के दौरान जब बेलोप की चमचमाती लकड़ी की तलवार जिनके कंधे में धंस गई। लकड़ी की तलवार कंधे को पूरी तरह से काट चुकी थी और जिनके दिल तक पहुंचने वाली थी। जैसे ही उसने देखा कि ब्लेड और भी गहरा धंस रहा है, जिनने बेलोप के चेहरे पर निराशा के भाव देखे। सबसे कम उम्र के शॉय के गलत पक्ष में आने की निराशा। इसके अलावा यंग मास्टर जिनको धोखा देने की निराशा, जिन्होंने इतने लंबे समय तक उसकी अच्छी देखभाल की थी। बेलोप की मासूम आंखें ऐसे निराशाजनक विचारों से भरी हुई थीं, जैसे कि मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया। टकराना। अचानक एक जोरदार प्रहार बेलोप की तलवार के किनारे पर लगा। रनकेंडल हैंड टू हैंड कॉम्बैट तकनीक, डिफ्लेक्ट स्ट्राइक। ये जिनकी मजबूत हथेली थी। जैसे ही तलवार उड़ी, झटके से बेलोप का शरीर हिल गया। अपना संतुलन खो देने के बाद जिन ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसका गला घोंट दिया। के युग। अन्य कैडेटों को यह पता ही नहीं चला कि उस क्षण में क्या हुआ था, मेसा मिल्कानो जैसे कुछ शीर्ष श्रेणी के कैडेटों को छोड़कर। क्या बकवास है? क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? वह पागल है। मेसा को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। हालांकि जिनके साथ उसकी लड़ाई ने उसे पहले भी चौंकाया था, लेकिन यह उस सदमे से तुलना नहीं कर सकता था जो उसे जिनकी वर्तमान अलौकिक हरकतों को देखकर मिला था। ऊर्ग। बेलोप कुछ नहीं कर सका, लेकिन सांस लेने के लिए संघर्ष करता रहा, क्योंकि उसे पीछे से दबाया गया था। जब अन्य कैडेट उसे रोकने के लिए खड़े हुए, तो जिन ने खुद ही अपनी बाहें छोड़ दी। जब वह खांसने लगा और सांस लेने के लिए हौंफने लगा, तो बेलोप ने अप्रसन्न भाव से मुड़कर जिन की ओर देखा। तुम क्यों रुके? तुमने कहा था कि तुम फिर से आसानी से नहीं जाओगे। रुको मत, यंग मास्टर, तुम ये लड़ाई जीत गए, है ना? क्या अब तुम संतुष्ट हो? क्या दूसरों के साथ खिलवाड़ करना मजेदार है ना? बेलोप का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। जिन ने अपना सिर हिलाया। अगर यह मजेदार नहीं है तो फिर क्यों? तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से परे धकेलना भी मेरे लिए असहनीय है। असहनीय और पीड़ादायक। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम मुझे इस तरह क्यों सताते हो? मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ। विचारशील होना ऐसी चीज है जो तुम तभी कर सकते हो जब तुम एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओ। बेलोप स्तब्ध रह गया। फिर उसे वे शब्द याद आए जो जिन ने लड़ाई शुरू होने से पहले उससे कहे थे। यदि आप इसी तरह व्यवहार करते रहेंगे तो इस कबीले में जीवित नहीं रह पाएंगे। शायद तुम्हें अभी एहसास हुआ होगा, लेकिन तुम मुझसे कमजोर हो। तुम मुझसे ज्यादा दयालु भी हो। मुझे तुम्हारा ये पहलू पसंद है, लेकिन तुम चाटुकार बनकर इस नरक में जीवित नहीं रह सकते। जब जिन बोल रहे थे तो अन्य कैडेट्स आवाज भी नहीं निकाल पा रहे थे। परिणामस्वरूप बेलोप का रोना और अश्रुपूर्ण सिसकियां चारों ओर गूंजने लगी। बेलोप, मेरी तरफ देखो, अपना सिर उठाओ और मेरी आंखों में देखो। उसने अपना सिर उठाया और उनकी आंखें मिल गईं। मैं सचमुच अपने दिल की गहराइयों से कामना करता हूं कि जिन ने रुककर अपना हाथ लड़के के कंधे पर रख दिया। आपको इतनी शक्ति और ताकत मिले कि आप अपने अच्छे स्वभाव और दयालु हृदय के साथ साथ यहाँ मौजूद अन्य लोगों की भी रक्षा कर सकें। अंत में मैं क्षमा चाहता हूँ। बेलोप ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। दरअसल ऐसा लग रहा था कि वह अपना सिर हिला रहा था। नहीं, कोई बात नहीं, ये दोनों हरकतों का मिश्रण था। इस प्रकार जिन समझ नहीं पाया कि यह एक पुष्टि थी अखंडन। चेहरे पर आंसू बहाता हुआ वह लड़का दूसरे कैडेटों की ओर चला गया। अचानक बड़े बड़े बर्तनों में कच्चे बर्तन लिए हुए सेवक प्रशिक्षण स्थल पर आ पहुंचे। माहौल थोड़ा सा लग रहा है। क्या हमें बाद में वापस आना चाहिए? प्रशिक्षक गैरोन। युवा मास्टर जिन। जब नौकरों को यह तय करने में हिचकिचाहट हो रही थी कि क्या करें, तो बेलोप बोल पड़े। कृपया आज अपना भोजन स्वयं ही प्राप्त करें, युवा स्वामी। जिन ने अजीब तरह से हंसी। ठीक है, दरअसल मैं आज आपका हिस्सा भी लाऊंगा। जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त हुआ, गैरोन दोपहर के प्रशिक्षण सत्र शुरू होने से पहले चुपचाप जिन के पास पहुंचा। तो आपने बेलोप को जगा दिया है। लड़के में असाधारण प्रतिभा है, लेकिन उसका दिल और दिमाग थोड़ा कमजोर था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं आपका आभारी हूं, यंग मास्टर। यह उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रही होगी। गैरोन। हाँ, बिना सोचे समझे अपना मुंह मत चलाओ। उसे जगाया, उसके दिल और दिमाग को। चाहे मेरी मंशा कुछ भी रही हो, बेलोप के लिए यह एक दर्दनाक अनुभव रहा होगा। आज आपके कार्य और व्यवहार शॉय के अनुरूप थे। कृपया इसके बारे में ज्यादा चिंता न करें। वह सिर्फ एक संरक्षक कैडेट है। वह आपकी दया का पात्र नहीं है। वह जल्द ही अपना स्वामी बनने वाला है। जिन ने गैरोन को घूर कर देखा, फिर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान निकाली। गार्डियन कैडेट्स के तलवारबाजी प्रशिक्षक गैरोन एल्टेमिरो। एकमात्र क्षेत्र जिसमें आपको मेरा मूल्यांकन करने और आंकलन करने की अनुमति है, वह है तलवारबाजी। अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें और उन अशिष्ट विचारों को अपने तक ही सीमित रखें। जैसे ही जिन ने अपनी बात कही, गैरोन को अपना पेट गिरता हुआ महसूस हुआ। ब्लैक किंग भाड़े के सैनिक जिनसे मैं पहले मिला था, उन्होंने उसे एक युवा अधिपति बताया था, और वास्तव में वह एक भयानक शिकारी है। गैरोन मुस्कुराया और तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, युवा गुरु।
जैसा कि आपने आदेश दिया है, मैं आज की घटना को कब्र में ले जाऊंगा। दुनिया का अद्वितीय जेनेसिस नाइट सोहमवीर शॉय। 4 साल पहले जब उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स में स्वागत किया था, तो वे तुरंत ही ब्लैक सी के लिए रवाना हो गए थे। लड़के ने जो सवाल पहले पूछा था, वह अभी भी उनके दिमाग में घूम रहा था। क्या भगवान शनि पिता से अधिक शक्तिशाली है? मैं भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता हूँ। ब्लैक सी के राक्षसों ने सोहमवीर पर हमला नहीं किया। वे ब्लैक सी के केंद्र के पास भी नहीं गए जहां साइरॉन वर्तमान में बैठा था। यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने का उनका तरीका था। खाना और खाए जाना। सोहमवीर को इस प्रणाली की सरलता काफी पसंद आई। यही कारण था कि वह अक्सर काला सागर आते थे। कुछ दिन पहले एक शूरवीर उसे काले सागर में ढूंढता हुआ आया था। इस शूरवीर ने सोहमवीर को देखने के लिए अनगिनत राक्षसों से युद्ध किया था, उन्हें मारा था और उनके खून में नहाया था। ये खान है पैट्रियार्क। सोहमवीर ने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा और बस अपनी आंखें खोली। वह क्रॉस लेग बैठा था, लेकिन उसका शरीर जमीन से एक हाथ ऊपर उठ रहा था। खुलकर बोलो खान। खान अपने कवच पर लगे खून को पोंछते हुए उसके पास पहुंचा। इसके बाद उन्होंने कठोर चेहरे के साथ अपनी रिपोर्ट दी और सोहमवीर ने शांत भाव से खान के बोलने का इंतजार किया। हालांकि रिपोर्ट के आधे हिस्से में सोहमवीर के होठों के कोनों पर मुस्कुराहट उभर आई। बस इतना ही। तैरता हुआ शरीर धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगा। तो ये वही है जो सबसे छोटे ने किया। वास्तव में कुलपति खान की रिपोर्ट की विषय वस्तु, जिनकी हालिया गतिविधियों के कारण शुरुआती प्रशिक्षण वर्ग में हुए हंगामे का विवरण थी। हालांकि गैरोन ने कहा था कि वह इस घटना के बारे में अन्य शॉय को नहीं बताएगा, लेकिन वह इसे शॉय के कुलपति से छिपा नहीं सकता था। इसलिए उसने साइरन के दाहिने हाथ खान को इस घटना के बारे में बताया। हालांकि उसने अन्य व्यक्तियों को नहीं बताया। गैरोन वर्तमान जिनसे नहीं डरता था, लेकिन वह भविष्य के जिनसे डरता था। कुहाहा। सोहमवीर ने अचानक अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसने लगा। तो ये वो सिद्धांत हैं जिन पर सबसे कम उम्र का व्यक्ति विश्वास करता है। वह दूसरों पर हावी होने के लिए बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेगा, साथ ही कभी कभी कमजोर इंसानों को गले लगाएगा और उनकी देखभाल भी करेगा। खान ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर झुका लिया। मुस्कुराहट। सोहमवीर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। हाल के वर्षों में वह इतना हंस रहा था जितना उसने कभी भी अर्धदेव के राज्य में पहुंचने के बाद नहीं हंसा था। फिर हमें ये जांचना होगा कि उनके उन सिद्धांतों का कोई महत्व है या नहीं। हाँ कुलपति, वापस जाओ और गैरोन को ये बताओ, इससे पहले कि वह इंटरमीडिएट प्रशिक्षण वर्ग में जाए, सबसे छोटे को ये करने दो। परिणामस्वरूप खान को काले सागर से बाहर निकलने और गैरोन तक आदेश पहुंचाने के लिए राक्षसों से लड़ने में कई दिन और बिताने पड़े। जनवरी 1795, जिन जो अब 15 वर्ष का है, को 3 स्टार नाइट के रूप में स्वीकार किया गया था और वह शुरुआती प्रशिक्षण वर्ग के अंतिम अवकाश का आनंद ले रहा था। हर साल कैडेटों को पहले महीने में 2 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। यह उनका एकमात्र अवकाश होता है, क्योंकि कैडेट साल के बाकी दिनों में हर दिन प्रशिक्षण लेते हैं। ये कमोबेश एक छुट्टी थी। इस अवधि के दौरान ज्यादातर कैडेट अपने गृहनगर लौट जाते हैं। योग्य कैडेट खुद ही प्रशिक्षण लेते हैं और अपने उपकरणों का निरीक्षण करते हैं, जबकि उत्कृष्ट कैडेट स्टार एलायंस की लोहारियों में घूमते हैं और कस्टम मेड तलवारें मंगवाते हैं। आप पूछते हैं, वे तलवारें क्यों मंगवाते हैं? इसका कारण यह है कि वे जानते हैं कि वे अगली कक्षा में आगे बढ़ने के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार कैसे हैं। परिणाम और नामांकित व्यक्तियों की घोषणा 2 सप्ताह के अवकाश के अंत के बाद ही की जाती है, लेकिन अधिकांश समय यह अनुमान लगाना काफी आसान होता है कि कौन इंटरमीडिएट कक्षा में आगे बढ़ेगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षण वर्ग से शुरू होकर कैडेट अब लकड़ी की तलवारों का उपयोग नहीं करेंगे। उन्हें अपने लिए विशेष रूप से तैयार की गई व्यक्तिगत तलवारों का उपयोग करना होगा। शुरुआती वर्ग के उत्कृष्ट कैडेट जैसे कि मेसा मिल्कानो, सभी ने अपने हथियार हासिल करने के लिए अस्थायी रूप से गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स को छोड़ दिया। भले ही परिणाम अभी तक सामने नहीं आए थे, लेकिन इन सभी कैडेटों को पता था कि उन्हें निश्चित रूप से चुना जाएगा। जिन, मेरे भाई, हाँ बड़ी बहन, कहने की जरूरत नहीं कि इस साल शुरुआती वर्ग में शीर्ष रैंक जिनकी थी। यदि जिन मेसा और अन्य लोगों की तरह कैडेट होता, तो वह स्टार में लोहारों और भट्टियों के आसपास घूम रहा होता। हालांकि वह एक शॉय था। वह तलवारबाजों के प्रतिष्ठित कबीले का सबसे छोटा बेटा था, जिसके पास बहुत सारी अमूल्य और बेहतरीन तलवारें थीं। इसलिए उसे कबीले के शस्त्रागार में से बस एक बेतरतीब तलवार लेनी थी। उसे किसी खास हथियार की जरूरत नहीं थी। शस्त्रागार में रखी हजारों तलवारों में से कम 2 तलवारें तो उसके हाथ में पूरी तरह से फिट हो ही जाएंगी। आपके लिए उपयुक्त तलवार ढूंढना काफी परेशानी भरा था, आप जानते हैं। हालांकि जिन खुद अपनी तलवार नहीं चुन सकता था। लूना ने कहा कि वह उसे अपनी तलवार उपहार में देना चाहती थी और उसने शस्त्रागार की जांच करने में पूरा 1 महीना लगा दिया। किसी भी मामले में लूना वर्तमान जिन की तुलना में अच्छी तलवारों को पहचानने में कहीं बेहतर थी, इसलिए उसके सुझाव को स्वीकार करने से उसे कुछ भी खोने को नहीं था। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बड़ी बहन। टकराना। लूना ने अपनी पीठ पर रखी बड़ी कुल्हाड़ी तलवार को उतारकर फर्श पर रख दिया। यह उसकी प्यारी क्रांटेल की तुलना में एक अलग तलवार थी। जिन खुद को भ्रमित चेहरा बनाने से नहीं रोक सका। लूना ने जो कुल्हाड़ी तलवार रखी थी, वह उससे भी बड़ी लग रही थी। दूसरी ओर लूना की आंखें अधीरता से चमक रही थीं।
इस तलवार को कभी बेल स्लॉथर कहा जाता था। ये वह हथियार है जिसका इस्तेमाल मुझे अपनी किशोरावस्था में बहुत पसंद था। आप पूछते हैं कुल्हाड़ी तलवार क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक तलवार है जिसके सिरे पर कुल्हाड़ी लगी होती है। ये बहुत बड़ी, भारी और भारी होती है। कुल्हाड़ी तलवारों का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। यह एक ऐसा हथियार है जिसका आविष्कार लूना रनकेंडल ने 15 साल की उम्र में खुद किया था। तब तक किसी ने भी इस तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। दूसरे शब्दों में, बेल स्लॉथर नाम लूना के अपने किशोरावस्था के अराजक, जंगली और अस्थिर काल से उत्पन्न हुआ। तो क्या आपको ये पसंद आया? लूना ने आशाओं और उम्मीदों से भरी मासूम आंखों से बात की, जिनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और वह अजीब तरह से खांसने लगा। मुझे नहीं लगता कि यह उपयुक्त है। लूना का खुशनुमा और उम्मीद भरा मूड तुरंत ही उस पर टूट पड़ा। उसके चारों ओर एक उदास माहौल बन गया और वह उदास सी मुस्कुराने लगी। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, बस मजाक कर रहा था। हालांकि यह कोई मजाक नहीं लग रहा था। जिन ने खुद को ये बात जोर से कहने से नहीं रोका और अजीब तरह से हंस पड़े। कुछ सेकंड तक लूना ने ये सपना देखा कि जिन कुल्हाड़ी तलवार ले लेंगे। हालांकि उसने जल्द ही हार मान ली और एक और तलवार निकालने से पहले गहरी सांस ली। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, फिर इस बारे में क्या? लूना ने जो तलवार दिखाई वह एक साफ सुथरी काली म्यान के अंदर थी, जिस पर एक भी आभूषण या सजावट नहीं थी। यह सामान्य बात थी, लेकिन जब जिन को लूना से तलवार मिली तो उसकी आंखें कांपने लगी। चूंकि आपने चयन अनुष्ठान के दौरान हरिसा को चुना है, इसलिए यह उचित ही है कि आपको ये ब्लेड मिले। यह आपकी तलवारबाजी शैली के लिए भी उपयुक्त है। श्रॉट। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा और खींचा, एक बर्फ सी सफेद ब्लेड उसकी दृष्टि में आई। मेंटेर। जिन ने मन ही मन उस हथियार का नाम पुकारते हुए शुद्ध, बिना रंगी तलवार की प्रशंसा की। उसने बहुरंगी प्रतिबिंब को देखा जो एक शानदार हीरे की तरह चमक रहा था, मानो वह उसके लिए सिर से पांव तक गिर गया हो। मेंटेर। ये हरिसा का भाई है, वह ब्लेड जिसे कभी प्रथम कुलपति टैमा शॉय द्वारा इस्तेमाल किया गया था। हरिसा को छोड़कर शॉय शस्त्रागार में बहुत कम तलवारें थी जो उससे बेहतर प्रदर्शन करती थी। हरिसा को गढ़ने से पहले प्रसिद्ध लोहार पिकोन मिंच ने मांटेर को एक प्रोटोटाइप के रूप में बनाया था, जिसे अब दुनिया भर में सबसे बेहतरीन तलवारों में से एक के रूप में जाना जाता है। लगता है तुम्हें ये पसंद है। बेशक बड़ी बहन, ये हमारे कबीले में मौजूद तलवारों में से सबसे बेहतरीन हथियार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका स्वर शांत था, लेकिन वह इतना खुश था कि वह अभी खुशी से उछलना चाहता था। अगर लूना न होती तो मेरे लिए शस्त्रागार से मांटेर लेना व्यावहारिक रूप से असंभव होता। कबीले ने इसकी अनुमति नहीं दी होती। फिर भी ये सोचना कि वह मुझे मांटेर देगी, ये वही तलवार है जिसे मुर्कना ने मुझे भविष्य में प्राप्त करने के लिए कहा था। चूंकि मांटेर एक उत्कृष्ट तलवार थी, इसलिए जिन के कई भाई बहन इसे पाने का लक्ष्य बना रहे थे। लेकिन एक कारण था कि यह तलवार जिन के लिए विशेष थी। आध्यात्मिक ऊर्जा। जब हरिसा और मांटेर आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो वे अपना असली मूल्य प्रकट करते हैं। लेकिन ये सुविधा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो छाया को नियंत्रित करते थे। भले ही हमारे कई भाई बहन ब्रैडमेंटे के लिए तरसते हैं, मैं इसका बदला कैसे चुका सकता हूँ, बड़ी बहन? बदला लो। लगता है तुम अब भी मेरे आसपास होने पर असहज महसूस करते हो। कितना दुखद है। मेरा यह मतलब नहीं था, बहन। अपना दुख दूर करने के लिए मुझे तुम्हें धमकाना पड़ेगा। अभी अपनी आंखें बंद करो, भाई। चलो अपना पाठ शुरू करते हैं। हाँ, लूना ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए जिनके सिर को सहलाया और उसके बाल बिगाड़ दिए। आज फिर मैं तुम्हें मन की आंखों का उपयोग करके निरीक्षण करने के लिए कहूंगा। मैं जानता हूं, लेकिन पहले के विपरीत मैं आपको मन की आंख के बारे में कुछ और बताऊंगी जो आपको जानना चाहिए। क्या है, बहन? लूना नीचे झुकी और जिन के हाथ पकड़ लिए। जान लो कि हमारे परिवार में, जहां भाई बहन एक दूसरे को रौंदने में व्यस्त रहते हैं, वहां कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर है जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना तुमसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है। इसलिए अपनी बहन को इससे ज्यादा दुखी मत करो। मुझे खेद है, बहन। तुम्हारे जन्म से पहले मैं इस परिवार में अकेलेपन में अपने दिन बिता रहा था। लेकिन एक पीड़ित ही काफी है। तुम्हें भी उससे गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन ने आगे से लूना की सद्भावना और प्रेम पर सवाल न उठाने का निर्णय लिया। यह सच था कि इस दयालु बहन ने जिन और उसके पहले जीवन में उसके दुखों को अनदेखा कर दिया था। लेकिन जिन उस पन्ने को पलटने और उसके प्रति उसकी पिछली उपेक्षा को भूलने के लिए तैयार था। मैं उसके जीवन के बारे में सब कुछ नहीं जानता। शायद वह मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मुझे अधूरी जानकारी के आधार पर उसका आकलन नहीं करना चाहिए। यह बहुत जल्दी है। क्या मांटेर को जगाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा पर आपका नियंत्रण अभी भी अपूर्ण है? तलवार को जगाने का प्रयास करने के लिए आपको कम से कम 3 सितारा आध्यात्मिक मुक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। 3 स्टार। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही उस तक पहुंच जाऊंगा। मुझे जल्द ही तलवार का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। धप। मुर्कना ने अपने हाथों में पकड़ी कामुक पत्रिका को जोर से बंद किया और जिनको घूरने लगा। ध्यान से सुनो, बच्चे। बारिसाडा और ब्रैडामेंटे, वे 2 आत्मा तलवारें खतरनाक हथियार हैं जिन्हें लापरवाही से नहीं जगाया जाना चाहिए। 3 स्टार न्यूनतम आवश्यकता है। लेकिन जब तक आप 5 स्टार तक नहीं पहुंच जाते, मांटेर को एक साधारण तलवार की तरह इस्तेमाल करें, समझे?
लेकिन मेरे पास बहुत धैर्य नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे अगले साल के भीतर 5 स्टार तक पहुंचना होगा। हाँ, ठीक है। भले ही आप किशोरावस्था में सबसे अच्छे स्पिरिट कंट्रोलर हो और हर भोजन में असली भोजन के बजाय आध्यात्मिक ऊर्जा खाते हो, फिर भी यह असंभव है। बकवास बहुत हो गई। अभी तो एक गली का कुत्ता भी आप पर हंसने के लिए अपने रास्ते में रुक जाएगा। कितना अपरिपक्व। जिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में एक ड्रैगन है जो 3000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। जिन ने स्पष्ट रूप से भौहें सिकुड़ी और मुर्कन के हाथों से पत्रिका छीन ली। वह क्या था? हो, गली के कुत्ते के बारे में कुछ दोबारा बताओ, मैंने तुम्हें सुना नहीं। मेरी पत्रिका वापस दे दो। इसे वापस दे दो, बदमाश। तुम्हें पता है कि इसे वापस पाना कितना मुश्किल था। युवा मास्टर। झगड़ते हुए दोनों ने रुककर गिल्ली की ओर देखा, जो उनकी ओर दौड़ रही थी। वह जल्दी में लग रही थी। क्या बात है, गिली? प्रशिक्षक गैरोन आपके बारे में पूछ रहे हैं, युवा मास्टर। गैरोन ब्रेक के दौरान मुझसे क्यों मिलना चाहेगा? अगर उसे कुछ कहना है तो उसे कहो कि वह खुद आकर मुझसे मिले। यह चिंता में उसकी आंखें कांप रही थीं। गिल्ली जिन के पास पहुंची और धीरे से बोली। वह कहता है कि उसे नक्शे का उपयोग करके आपको ऑपरेशन का विवरण देना है, युवा मास्टर। संचालन। हाँ, प्रशिक्षक गैरोन ने आपको आपका पहला मिशन सौंपा है। और जाहिर है, ब्रेक खत्म होते ही आपको प्रस्थान करना होगा। जिन ने अपने हाथ से पत्रिका नीचे रख दी। एक मिशन। सच है, अब जब मैं 3 स्टार नाइट हूं तो समय आ गया है कि मुझे मेरा पहला काम दिया जाए। लेकिन ब्रेक खत्म होते ही चले जाना। कुछ तो गड़बड़ थी। मिशन इंटरमीडिएट ट्रेनिंग क्लास से शुरू किए गए थे। चूंकि मिशन आमतौर पर हत्या, युद्ध, राक्षसों को वश में करने आदि से संबंधित होते थे, इसलिए शुरुआती वर्ग को उनमें शामिल नहीं किया जाता था। इसके अलावा शॉय कैडेटों के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में पदोन्नति अवकाश के 1 महीने बाद हुई, इसलिए अवकाश के तुरंत बाद मिशन सौंपा जाना अजीब बात थी। खैर, मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से मुझे इंटरमीडिएट क्लास का सदस्य माना जा सकता है क्योंकि कुछ महीने पहले ही मेरी पदोन्नति की पुष्टि हुई थी। शायद उन्होंने यह फैसला किया कि मुझे असाइनमेंट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जिन ने अपने विचार स्पष्ट कर लिए और सिर हिला दिया, तो गिल्ली ने उसे अतिरिक्त जानकारी दी। और इस मिशन के प्रतिभागी हैं शुरुआती प्रशिक्षण वर्ग के 10 सदस्य जिनमें आप भी शामिल हैं, यंग मास्टर। कुछ गड़बड़ है। आपको जल्दी से जाकर प्रशिक्षक गैरोन से बात करनी चाहिए।